इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का समग्र अध्ययन न करके अर्थशास्त्र की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक उद्योग, एक वस्तु या एक आर्थिक कारक का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से नहीं होता। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं देखिए। इसमें जो मुख्य परिभाषा है ये अर्थशास्त्री बोल्डिंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। यह है सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, न कि इकाइयों के समूह का। ये परिभाषा अर्थशास्त्री बोल्डिंग के द्वारा दी गई है। अब दूसरी परिभाषा देखिए, हेंडरसन और क्वांट के द्वारा दी गई परिभाषा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों एवं सुपरिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये मुख्य परिभाषाएं थी। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, दूसरा अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन और तीसरा व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। पहला देखिए व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिगत लागत आदि की व्याख्या की जाती है। दूसरा है अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र या जो सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण है अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक। इन अति सूक्ष्म चरों का व्यक्तिगत प्रभाव इतना कम होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित नहीं होती। तीसरा है व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 प्रमुख सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। ये कौन कौन से सिद्धांत हैं देखिए। पहला है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसमें यह विवेचना की जाती है कि उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस तरह होता है। वस्तु कीमत निर्धारण में मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों का समावेश किया जाता है। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। इस सिद्धांत में विवेचना की जाती है कि वस्तु उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति साधनों की कीमतों का निर्धारण किस तरह से होता है। अगला है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु और सेवाओं की दी हुई मात्रा को अनेक उपभोक्ताओं में किस प्रकार विभाजित और आवंटित किया जाए कि आर्थिक कल्याण अधिकतम हो जाए। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 प्रमुख सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। पहला वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, दूसरा साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, तीसरा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। पहला है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण और वितरण की समस्याएं मुख्य होती हैं। इन समस्या का निवारण व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। मांग और पूर्ति के 2 बलों के आधार पर कीमत निर्धारण किया जाता है जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित है। दूसरा आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक।
सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत और विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने का आधार प्रदान करता है। तीसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ज्ञान, अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है। चौथा, व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक है। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण के द्वारा व्यवहारिक अर्थशास्त्र की शाखाओं जैसे राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। अगला है पूंजीवादी प्रणाली की कार्यप्रणाली के ज्ञान में सहायक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें केंद्रीय समस्याओं से संबंधित निर्णय मांग और पूर्ति बलों की स्वतंत्र क्रियाशीलता के द्वारा कीमत संयंत्र द्वारा लिए जाते हैं। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में सहायक है। अब व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की कुछ परिसीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या हैं देखिए। पहला है अपर्याप्त विश्लेषण। व्यष्टि आर्थिक प्रणाली एक अपर्याप्त अध्ययन प्रणाली है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्तिगत परिवार, उद्योग या फर्म के संबंध में जो निष्कर्ष निकलते हैं वही पूरी अर्थव्यवस्था पर भी लागू हों, जरूरी नहीं है। दूसरा है समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में केवल अर्थशास्त्र के एक छोटे से अंश का अध्ययन किया जाता है, समग्र का अध्ययन नहीं किया जाता है। तीसरा है अवास्तविक मान्यता पर आधारित। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पूर्ण रोजगार की काल्पनिक मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार का विचार वास्तविक जगत का तथ्य नहीं है बल्कि यह एक अपवाद है। चौथा है मुक्त व्यापार के विचार पर आधारित। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रणाली मुक्त व्यापार की मान्यता पर आधारित है। मुक्त व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता। वर्तमान समय में सरकार की भूमिका आर्थिक जगत में बहुत अधिक जरूरी है या कह सकते हैं अनिवार्य है। इसलिए जो मुक्त व्यापार के विचार पर ये आधारित है, एक तरह से इसकी ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। ये अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ अंतर हैं। क्या अंतर हैं देखिए। पहला अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग का अध्ययन करता है जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल उत्पादन, कुल उपभोग। दूसरा जो अंतर है यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसी तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है। अगला अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय व रोजगार पर केंद्रित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन करता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, किस किस का अध्ययन किया जाता है। पहला है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, दूसरा व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, इसी तरह से व्यक्तिगत आय का अध्ययन, व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन, व्यक्तिगत उपभोग का अध्ययन, व्यक्तिगत लागत का अध्ययन। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र का एक छोटा सा अंश है।
अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? देखिए, जो पहली केंद्रीय समस्या है वह है किन वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। आपको मालूम होगा, आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं। तो सबसे प्रमुख समस्या यह होती है कि वो अपने उत्पादक जो है अपने सीमित साधनों की सहायता से किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। ये वस्तुएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे सार्वजनिक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, कुछ भी हो सकती है। प्रत्येक उत्पादक के सामने प्रमुख समस्या यह होती है वो किस वस्तु का उत्पादन करे और कितना उत्पादन करे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे जो जुड़ी हुई समस्या है वह विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के आवंटन की। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये जो वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए ये किस पर निर्भर करता है? मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा है वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए। वस्तु उत्पादन की अनेक वैकल्पिक विधियां होती हैं और अर्थव्यवस्था को उन्हीं विधियों में से जो उपयुक्त विधि है उसको चुनना पड़ता है। अब जैसे कपड़ा तैयार किया जाता है, कुटीर उद्योग के द्वारा भी किया जाता है और बड़े पैमाने पर बड़े उद्योग के द्वारा भी किया जाता है। तो किस तरह से वस्तु का उत्पादन किया जाए ये भी एक मुख्य समस्या है उत्पादकों के सामने। तीसरा है वस्तु का उत्पादन किसके लिए किया जाए। इस समस्या का मतलब है कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में किस किस को कितना कितना प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति जो उत्पादन में सहयोग कर रहा है, उत्पादन में उसके द्वारा किए गए अंशदान के अनुसार आय प्राप्त होनी चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करता है। क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन पर आधारित निष्कर्ष एवं निर्णय किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष फर्म या एक उद्योग के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी सही हो। एक उदाहरण देखिए, व्यक्तिगत दृष्टि से बचत करना आवश्यक है और उचित भी है और बहुत ज़रूरी भी है, परंतु राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सामूहिक रूप से बचत अनुचित है, क्योंकि अगर सभी लोग सामूहिक रूप से बहुत अधिक बचत करने लगेंगे तो निवेश नहीं होगा, उत्पादन कार्य बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। इसलिए व्यक्तिगत दृष्टि से जो निर्णय सही हैं वो जरूरी नहीं कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी वो सही हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के द्वारा आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जान चुके होंगे। इसकी क्या विशेषताएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है और क्या परिसीमाएं व्यष्टि अर्थशास्त्र की हैं। साथ ही व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है